गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। थैंक यू मैम। चलिए ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना ITR 1 फिल करने के लिए कुछ कुछ थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं। कुछ सेक्शन नंबर्स हैं जिनके बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा आपको बता देना चाहिए, तो मैं बता रही हूँ, जिससे कि जब हम रियल टाइम बेसिस पे ITR 1 खोलेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, तो हम फाइल कर रहे हैं ITR 1। हमारा ये हो गया सैलरी का। एट द सेम टाइम वो होनी चाहिए कितने से कम, 50 लाख से आपकी कम होना चाहिए। साथ में हो सकती है सैलरी के साथ में उसमें हो सकती है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। ठीक है, इसके साथ में हो सकती है आपकी अदर सोर्सेस की इनकम बस। अगर इसके अलावा आपका और किसी चीज की इनकम है तो वो आपकी ITR 1 में नहीं आएगी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास, देखिए हमारा डमी क्लाइंट है, उसकी मैंने कंप्यूटेशन आपके सामने खोली है। देखिए हमारे पास जो एसएससी है इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। यहाँ पर एक सेक्शन नंबर है वो उन्होंने लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर देखिए सिर्फ फाइलिंग स्टेटस लिखा हुआ है ओरिजिनल। यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस जो है वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल का मतलब ये है कि जो ये रिटर्न जा रही है एसएससी की, हमारे अमीश कुमार अग्रवाल जी की, तो ये ओरिजिनल रिटर्न है। मतलब ये पहली बार रिटर्न जा रही है साल में। साल खत्म होने के बाद जो 31 जुलाई डेट होती है कि रिटर्न फाइलिंग की, हमारी इंडिविजुअल की रिटर्न की डेट क्या है, और जिसका ऑडिट नहीं है वो 31 जुलाई है। तो हाँ, ये जो एसएससी की रिटर्न जा रही है ये कंप्यूटेशन उसके लिए बनाई गई है जो आपके सामने दिख रही है। ये ओरिजिनल रिटर्न का कंप्यूटेशन है। ओरिजिनल रिटर्न मतलब कि ये पहली बार ही, मतलब इसमें कोई भी उन्होंने चेंजेस नहीं किए, ये पहली बार कंप्यूटेशन बना है और उसके हिसाब से हम रिटर्न फाइल करेंगे। ये होती है अंडर सेक्शन 139(1). तो आपको जब हम ITR 1 फाइल करेंगे तो वहां पे ये मिलेगा कि आप कौन सी रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो आपको वो लिखना है कि आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हो 139(1) वाली। अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको 139 सबसेक्शन 4 में जाना है। उन सेक्शन नंबर्स के साथ में डिटेल नहीं दी हुई है तो जिससे आप एकदम से रीड करके आप डाल पाओ कि हाँ ठीक है हम कौन सी रिटर्न फाइल कर रहे हो। 139(4) जो है वो आपका हो गया क्या, बिलेटेड। और इसके बाद होता है 139(3), वो होती है लॉस रिटर्न। देखिए हमारे पास ITR फॉर्म है, तो ITR 1 सहज कहते हैं इसको। डिटेल में दिया है कि भाई फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग रेसिडेंट ऑर्डिनरी नॉट अदर देन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मैंने आपकी इसका बैकग्राउंड दे दिया, हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे। आगे हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 lakhs हमें पता है। हैविंग टोटल इनकम फ्रॉम सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज हमको पता है। एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑन डेट है या बिफोर ड्यू डेट भर रहे हो, आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी बैकग्राउंड जो है वो पूरा बता चुकी हूँ। ग्रॉस सैलरी भर ली आपने, और मैं आपको एक एसएससी की पूरी डिटेल दे दूंगी जो आपको क्या करनी होगी, वो आपको ITR 1 में भरनी होगी। ठीक है, और फिर हम ऑनलाइन लेंगे तो हम उसी डेटा को ऑनलाइन भर के देखेंगे पूरा और रिटर्न फाइल करेंगे। देखिए आपके सामने जो है ई फाइलिंग, इसमें लिखा हुआ है एनीवेयर एनी टाइम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए देखिए गाइडेंस टू रिटर्न फाइलिंग टैक्स रिटर्न आप देख रहे हो। रिटर्न फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी, टैक्स स्लैब डिडक्शंस ऑन विच आई कैन गेट टैक्स बेनिफिट, अपडेट माई प्रोफाइल, असिस्टेड फाइलिंग और डाउनलोड्स। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है बच्चे, हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, मतलब अगर हम कौन सी रिजीम को चूज करें कि हमें यहीं से क्या करना है, यहीं से हमको फिगर आउट करना है कि हम पर कौन सा रिजीम हम उसको चूज करेंगे। क्योंकि जब हम ITR 1 फाइल करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन होगा जिसमें हमें बताना होगा कि आप कौन सी रिजीम से टैक्स भरना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास जिस भी रिजीम से जाने पर हमें कम टैक्स पे करना पड़ेगा उसको ही हम ऑप्ट करते हैं। ITR 1 को हम सहज भी बोलते हैं। और हम जाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न पे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ITR भरने के लिए हमने स्टार्ट कर दिया अपना प्रोसेस। ये देखिए व्यू फॉर्म 26AS, यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर आप कंफर्म करके आगे बढ़ते हैं तो आपको पर्टिकुलर एसएससी, जो भी हमारा एसएससी है उसकी डिटेल मिल जाती है। फॉर्म 16 आपको यहाँ से उसकी डिटेल, जो आपको उसका TDS डिडक्ट हुआ है, जो भी इनकम उससे रिसीव हो रही है, तो क्या कर सकते हैं आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्यू टैक्स 26AS एनुअल स्टेटमेंट, आपने यहाँ पे आने के बाद में आप असेसमेंट ईयर आप यहाँ पे चूज कर लीजिए जो कि आपका है। मान लीजिए यहाँ पर आप उसको कर रहे हैं व्यू एस HTML, के बाद में आप व्यू और डाउनलोड कर सकते हो। आपने कर लिया, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर नीचे, आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। चलो हम 23-24 की देख लेते हैं करंट ईयर के लिए। हमने क्या करना है, ऑनलाइन भरना है। 24-25 मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 की हम रिटर्न भरने वाले हैं। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर करेंगे। हमारी न्यू फाइलिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हमने भर दिया कि हमारी जो है वो 2 लाख से ज्यादा का हमारे पास फॉरेन ट्रिप नहीं हुआ है, ना ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो 1 लाख से ज्यादा है। हमारे पास बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है उससे इनकम हमारी ज्यादा है, इसीलिए हम क्या है, रिटर्न भर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं और हम भरते हैं क्या,
5 चीजें जो मैंने आपको बताया था कि प्रीफिल्ड हमारे पास बहुत सारा डेटा आ गया है। तो हम उसको चेक कर लेंगे और प्रोसीड कर देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखिए, हमको बारी बारी से ये सारी चीजें भरनी होंगी। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होती हैं, मैं आपको बेसिक ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स आधार, पैन, कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये आपकी ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भर रखी होती हैं। बस आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है कि हमने, देखिए ये जो हमारा असेसी है इसने अपना पूरा डिटेल भर रखा है कि यस, इनका नाम, इनका पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, सब कुछ उन्होंने दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, मोबाइल नंबर दे रखा है, ईमेल एड्रेस दे रखा है। ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप उसको वेरीफाई करवाएंगे, जब आप क्या करवाएंगे, वेरीफाई करेंगे, तो ओटीपी से आपको क्या करना होता है, उसको वेरीफाई करना होता है, जो कि इक्विवेलेंट है कि आप जैसे पहले क्या होता था कि आपने रिटर्न फाइल की हुई है, उसको आपका जो भी प्रोफेशनल आपको हेल्प कर रहा है रिटर्न फाइल करने में, वो आपसे साइन करवाता था, एक्नॉलेजमेंट। और साइन करने पर ही ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता था कि आपने एक्नॉलेज किया है कि आपने जो रिटर्न भरी है वो आपके हिसाब से आपने अपनी नॉलेज में ट्रू एंड फेयर व्यू दिया है। अभी यहाँ पर आपको ओटीपी से इसको क्या करना होता है, वैलिडेट करना होता है। तो इस चक्कर में क्या करना होता है कि भाई आपका ये जो मोबाइल नंबर और एड्रेस, ईमेल एड्रेस सही होना चाहिए। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर आपको देना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आप कौन से एम्प्लॉय हो, किसके अंडर आप हो। तो आप अगर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप ना पेंशनर हो ना कुछ हो, तो आपको अदर्स भरना पड़ेगा कि आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो एक, ठीक है। फिर उसके बाद में आप कौन सी रिटर्न, कौन से सेक्शन के अंदर फाइल कर रहे हो, सेक्शन नंबर 139(1) में फाइल कर रहे हो, मतलब आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हो। ड्यू डेट क्या होती है, वो होती है 31 जुलाई से पहले, अगर आपका टैक्स ऑडिट नहीं है तो, ठीक है। तो अभी फोकस करेंगे सिर्फ इस पे कि हाँ हमारा टैक्स ऑडिट नहीं है और हम 31 जुलाई से पहले फाइल कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारा जो फाइल इन रिस्पॉन्स, ये नोटिसेस हैं बहुत सारे, इस पर अभी हम नहीं जाते हैं, हम सीधे सीधे अभी रिटर्न में क्विक क्विक आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन मेरे से 2-3 लोग पूछ रहे थे अभी, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है, मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में अभी 10-15 मिनट पहले क्यों टैक्स एस्टिमेट करके कैलकुलेट करना सिखाया, इसीलिए क्योंकि आप यहाँ पर बताएंगे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आप न्यू रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी में फाइल करना चाहते हो या फिर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हो। तो आपको ये खुद से कंसिडर करना है कि आप न्यू रिजीम में जाओगे या ओल्ड रिजीम में जाओगे। मतलब आपका जो असेसी है उसको टैक्स बेनिफिट कहाँ ज्यादा मिल रहा है, जहां पर उसको कम टैक्स पे करना पड़ रहा होगा। कम टैक्स जहां पर भी लगेगा वहां पर वो जाएगा। और हमारे केस में क्या हो रहा था, हमारे केस में वो न्यू रिजीम जो थी उसको बेनिफिट दे रही थी। तो हम यहाँ पर क्या, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 बीएसी सबसेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम। ऑप्टिंग आउट मतलब कि आपको नहीं भरना है क्या, नहीं आपको भरना है, ठीक है। तो आप इस पे नो ही रहोगे, मतलब आप न्यू रिजीम के हिसाब से ही आगे बढ़ रहे हो। आगे आपको बैंक डिटेल देनी होती है। बच्चे, कई लोगों के कई सारे बैंक अकाउंट होते हैं, तो उन सब की डिटेल को यहाँ पर क्या करते हैं, आप फिल करते हो और वैलिडेट करवाते हो। वैलिडेट क्यों करवाना पड़ता है, इसीलिए करवाना पड़ता है कि मान लीजिए आपका रिफंड आता है, जो कि हमारे एसएससी के केस में दिख रहा था, तो हम क्या करेंगे, हम उसका रिफंड ले पाएंगे। अगर हमारे रिफंड बन रहा है तो इन्हीं इसी बैंक अकाउंट में आएगा। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल भरते हैं और उसको वैलिडेट करवाते हैं। अगर आपके एक से ज्यादा अकाउंट है तो आप यहाँ पे एड अनदर करेंगे और अकाउंट नंबर की डिटेल भरते जाएंगे। फॉर्म 16 में किसी ने लिंक मेरे से पूछा था कि आपको फॉर्म 16 कैसे भरा हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई वो न्यू रिजीम के हिसाब से फॉर्म 16 में एम्प्लॉयर ने उसकी पेमेंट की हुई है या फिर नहीं की हुई है, कैसे पता चलेगा। तो वो मैंने आपको बताया था कि जब आपको फॉर्म 16 इशू हुआ होगा तब आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, देखिए यहाँ पर उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो चुकी है, ग्रॉस टोटल इनकम हमारी कंफर्म हो चुकी है। अब हम इसको ग्रॉस टोटल को हम कंफर्म करने के बाद जब डिडक्शंस पे आएंगे तो आप हमसे डाउट पूछ लेना कि आपको, मैंने आपको जब आप मैं सैलरी हेड पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बोला था कि देखिए अलाउंसेस जो हैं, अलाउंसेस में ट्रैवल अलाउंसेस सिर्फ एक ही केस में आपको अलाउड होती हैं, वो भी 3200। और वो 3200 पर मंथ आपको तब होती है जब आपको स्पेसिफिक कोई डिसेबिलिटी होती है, और उसके अलावा कोई भी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं सब आपको टैक्सेबल होते हैं। जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं उन पे टैक्सेबल होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको एग्जेम्प्ट होते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन आप ऑलरेडी देख चुके हो, हमने वेरीफाई कर दिया है, सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता है भाई, ठीक है। हमारे पास और कुछ भी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस, सारे अलाउंसेस, हम परक्विजिट्स की इंफॉर्मेशन हम भर चुके हैं और हमने कंफर्म कर दिया है। हमारे 2 कॉलम कंप्लीट हो गए। हम तीसरे प्री फिल्ड हमारे पास डेटा आने के बाद में हम तीसरे कॉलम पर आ गए हैं जिसमें टोटल डिडक्शन है। देखो टोटल डिडक्शन हमारे क्लाइंट को 1,50,000 अवेलेबल है।
पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप कोई डोनेशन देते हो तो वो आपको अलाउड होता है, बस आपने चेक से पेमेंट करनी होनी चाहिए। पहला डोनेशन आपको अलाउड जो होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमको कैसे अवेलेबल था, प्रिंसिपल अमाउंट हमें कहाँ अवेलेबल था, इंटरेस्ट अमाउंट जो है हमारे हाउसिंग लोन का वो कहाँ अवेलेबल था, ये मैं सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 80D मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हम देख रहे हैं आगे की, हम भी हमारी जो रिटर्न फाइल है वो हम कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे बन रही है, और हम जैसे ही इसको पे करेंगे हमारे सारे कॉलम कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, फाइल कर देंगे। ये हमें देखो उसने पूरी डिटेल बता दी, जो सारी चीजें हमने भरी हुई थी। आप एक कंफर्म कर देंगे और आप क्या हो जाएगी, आपकी नेक्स्ट स्टेप से आपकी फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप बेटा क्लास ले रहे हैं टीडीएस की, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है जी। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है? जब हम टैक्स डिडक्ट करते हैं, जैसे, तो यहां पर डिडक्ट कर लिया, जिस भी मंथ में आपने पेमेंट करनी थी, जिस भी मंथ में आपने पेमेंट करनी थी तब डिडक्ट करेंगे। कब करेंगे पेमेंट और क्रेडिट तब अकाउंट विच एवर इज अर्लियर में। और बेटा आपको डिपॉजिट कब करना होता है गवर्नमेंट को? अगले महीने की 7 तारीख को, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। हाँ जी। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा रेट फॉर टीडीएस, व्हाट इज द रेट फॉर टीडीएस? तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट रेट्स, 1 से लेके 1%, 2%, 5%, एंड वी हैव 10% ऑल्सो। यहाँ पर हमने 10% के बारे में भी एक बार बात की थी। ये हमारे फ्लैट रेट्स है, फ्लैट रेट। तो एज द केस में भी, अभी हम सेक्शंस पढ़ेंगे बेटा। सेक्शन 192 टू 194 की बहुत लंबी सीरीज है। वहां तक मैं आपको सारे सेक्शंस बताऊंगी कि कौन कौन से में कहाँ क्या क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, और उस पर एप्लीकेबल रेट्स बताऊंगी। हमारे पास सिर्फ 3 ही केस ऐसे बनते हैं, 3, हाँ 3 ही केसेस ऐसे बनते हैं जहां पर आपके ऊपर सेस भी लगता है। तो आपको बेटा हर केस में क्या होता है, फ्लैट रेट डिडक्ट होता है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आप मुझे एक एजुकेशन जो प्रोफेशनल को, एजुकेटर को पेमेंट कर रहे हो, तो आप टीडीएस की पेमेंट कर रहे हो कितने की, 10% के हिसाब से कर रहे थे, है ना। तो 10% के हिसाब से वो फ्लैट रेट चलता है, कहीं पर भी यहाँ पर सेस नहीं लगेगा। सेस क्या होता है, जो भी आपका टैक्स का रेट होता है बेटा, उस पे आपको 4% एक्स्ट्रा सेस पे करना होता है, और आपकी वो कंबाइंड लेवी होती है। अगर मैं आपको पेन नंबर नहीं देती हूँ और आपको मुझे पेमेंट करना पड़ जाता है तो क्या होगा? तो फिर बेटा ये जो नन्हे मुन्ने से रेट है, 1%, 2%, 5%, 10%, ये बदल जाएंगे 20% में, इफ पेन इज नॉट गिवन या पेन इज नॉट प्रोवाइडेड। हो सकता है ना, क्योंकि लोग बोलते हैं कि नहीं भैया हमारा ऐसा ना हो कि नंबर 1 की इनकम हमको नहीं दिखानी है, हम अपना पेन नंबर नहीं देंगे। ठीक है, मत दो। तो आपका टीडीएस कितने रेट से आप डिपॉजिट करेंगे, कितने रेट से डिडक्ट करेंगे? 20% से। देखो बेटा, इस सैलरी में टीडीएस जो होता है वो कैसे कटता है, कितना कटता है, कैसे कैलकुलेट होता है, और उसको कैसे आप क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो आज का हमारा पोर्शन जो है वो है बेटा, देखो, एक है हमारा एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर हमको क्या दे रहा है, सैलरी। जब भी वो हमें सैलरी देता है तो कैसे देता है, मंथली सैलरी दे रहा है हमको। जब भी हमको मंथली सैलरी देगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले हमारा यहाँ से टीडीएस काट लेगा, मंथली टीडीएस काट लेगा, और हमको बैलेंस पेमेंट कर देगा। जो हमारी बैलेंस पेमेंट होगी वो हमको हर महीने मिलती जाएगी। हमको 12 मंथ्स की बैलेंस पेमेंट मिलेगी, 12 मंथ्स की। हमारी क्या होगी, इससे एनुअल इनकम आ जाएगी कि एनुअल हमको एनुअल बैलेंस पेमेंट मिल गई। हमारा टीडीएस हमारे एम्प्लॉयर ने काट लिया था, एनुअल आ गई हमारे पास, एनुअल बैलेंस पेमेंट। हाँ जी। अब हम चलते हैं अपने पास में प्रैक्टिकल पोर्शन। इतना हमारा बेटा खत्म हो गया, ये हमारा टीडीएस का इंट्रोडक्शन था। टीडीएस का इंट्रोडक्शन आई है सब लोगों के साथ में, सब लोगों को समझ में आया? किसमें कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नहीं नहीं नहीं। वेरी गुड। एक मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज आपकी इनकम और क्वार्टर वाइज आपका टीडीएस डिडक्टेड वो नहीं आता है, वो आपको एम्प्लॉयर ही इशू करेगा।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा एम्प्लॉयर हमको इशू नहीं कर पा रहा है, या कोई और प्रॉब्लम हो रही है, या आपने जॉब स्विच कर ली है, 2 एम्प्लॉयर हो गए हैं आपके साल में, आपका कोई कनेक्ट नहीं है, तो आप खुद से भी जाके अपना पोर्टल पे फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें आपको 100% डिटेल नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लायक आपको डिटेल मिल जाती है। ठीक है, तो हम कुल मिला के इनके पास टैक्स पेबल पे चले जाते हैं। टैक्स पेबल इनका कितना था, वो ये है 347,3,006। तो बेटा ये देखो फॉर्म 12 BA, ये स्टेटमेंट शोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ परक्विजिट्स अदर फ्रिंज बेनिफिट्स वगैरह, चलो ये छोड़ो, हम हमारा एम्प्लॉयर यही है सेम। अभी मैं एक एक लाइन पे नहीं आती हूँ, मैं सीधे जाती हूँ कि हमारा टीडीएस उन्होंने कितना काटा। हमारा टीडीएस देखिए बेटा, ये डिडक्ट किया हमारी कंपनी ने, टीडीएस फ्रॉम सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयड अंडर सेक्शन 192 कितना काटा, ये यही काटा है जो कैलकुलेट हमारे सामने आ रहा था, 347,3,008। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट बेटा होता है कि जब भी आपको किसी को पेमेंट पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एक बिजनेस या फिर प्रोफेशनल एंटिटी। ठीक है, मैंने आपको बोला कि बिजनेस या प्रोफेशनल एंटिटी ये है। ठीक है, बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर जो है उसका बेटा 1 CR से ऊपर है, या फिर बिजनेस प्रोफेशनल एंटिटी है जिसका ग्रॉस रिसीट्स जो है बेटा, ग्रॉस रिसीट्स जो है वो 50 लाख से ऊपर है, तब आपके पास कंपल्सरीली आपको क्या करना होता है, टीडीएस में आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है, आपको 10 नंबर ऑप्ट करना पड़ता है। तब इंटरेस्ट की पेमेंट को टीडीएस को डिडक्ट कर नहीं करना होता है। अगर ये बिजनेस या प्रोफेशनल एंटिटी जो है ये किसी बैंक को पेमेंट कर रही है, जैसे आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने किसी बैंक से पर्सनल लोन लिया, या किसी भी टाइप का लोन लिया और आप उसकी रीपेमेंट कर रहे हो, उसकी इंस्टॉलमेंट्स की, तब बेटा आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है। अगर आप किसी गवर्नमेंट बॉडी को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है। लेकिन जैसे कि मैं एक पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा हूं, मैं पार्टनर हूं, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक पर्सन को जहां से मैंने प्राइवेट लोन भी लिया था उनको मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, और ईयरली इंटरेस्ट जो है वो बेटा आपका 5,000 से ऊपर है। अगर जैसे ही 5,000 से ऊपर का इंटरेस्ट का पेमेंट मैं करूंगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे 10% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक, अभी हम इनकम टैक्स पोर्टल पे चलते हैं और एक 10 से लॉग इन करते हैं और आपको पेमेंट ऑफ टीडीएस सिखाते हैं। आगे बेटा देखो, हमारे पास 2 टाइप के डिपॉजिट करने के लिए नंबर्स अवेलेबल हैं। एक 10 नंबर अवेलेबल है, एक पैन नंबर अवेलेबल है। मैं अभी पोर्टल पे हूँ, आपको थोड़ी सी इसके रेफरेंसेस कुछ बताना चाहती हूँ, तो मैं बता देती हूँ। आप लॉग इन करके 10 नंबर से आप लॉग इन करके आप क्या करें कि दूसरे का टीडीएस जो आपने डिडक्ट किया है वो आप डिपॉजिट करवाइए। 10 से जब हमको लॉग इन करते हैं तो ऊपर लिख के आता है कि भाई वो आप क्या कर रहे हो, टीडीएस के ही डिपॉजिट करने के लिए आपने उसको खोला हुआ है, और हम सेम पोर्टल ही खुलता है। जब हम पेन से लॉग इन करते हैं तो आपके लिए ई फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम के लिए या ई पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए हमारे पास दूसरा पेज खुल जाता है। तो वो जो लॉग इन होता है, पेन में हमारे पास ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता है, 10 में हमारे पास हाँ इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि आपने 10 के लिए ही लॉग इन किया है। अभी मैं 10 से लॉग इन कर रही हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये नोट जो है वो बोल रहा है कि अगर आपके पास टीसीएस का किसी ने आपको वो नहीं दिया हुआ है, पेन नंबर उसने आपको नहीं दिया हुआ है, या फिर उनका जो पेन है वो इनऑपरेटिव है, तो आपको क्या करना है, हायर रेट से टीडीएस टीसीएस डिडक्ट करना है और डिपॉजिट करना है। आप यहाँ पर चूज करेंगे, जैसे ही आप बेटा यहाँ पर चूज करेंगे तो आप एक ही सेक्शन में, जैसे अगर आपने मान लीजिए 5 लोगों से लोन ले रखा है, तो आप लोन का जो टीडीएस है वो सिर्फ एक बार में ही आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, एक ही स्पेसिफिक फॉर्म से आपको डिपॉजिट करना होगा, फिर उसके बाद एक ही चालान से डिपॉजिट करना होगा। एक चालान में एक सेक्शन का ही टीडीएस डिपॉजिट होता है। ठीक है, इसमें आप एक बार में मल्टीपल ऑप्शंस चूज नहीं कर सकते, और आप ऐसे चूज करते जाइए। ये जैसे हमारे पास विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड क्रॉसवर्ड पजल्स आ गया। यहाँ पर बेटा हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी इसके बारे में, 94B के बारे में, जहाँ पे 30% डिडक्ट हो रहा था। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, यहाँ भी इसमें भी 30% होता है। तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पर कंपनी जो हमारी यहाँ पर अदर देन कंपनी डिडक्ट ही था, क्योंकि हम अपने एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट कर रहे थे। अब बेटा आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करके बिल्कुल करेक्ट बताना है कि अगर आप लेट हो गए हो अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए, तो आप यहाँ पे लेट फीस अंडर सेक्शन 234E भरिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको 200 रुपए पर डे आपकी पेनल्टी है, फीस है जो आपको भरनी है। आपका अगर इंटरेस्ट बनता है, आप लेट हो गए हो, 7 तारीख से लेट हो गया है, आपको 1% का इंटरेस्ट, 1.5% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट डिपॉजिट करना है, आप उसको यहाँ पे भरिए। जो आपका टैक्स है वो आपको यहाँ पर भरना है, और फिर उसके बाद में आपको कंटिन्यू करना है। तो मैं अभी थोड़ी से उसके लिए कर देती हूँ कि भाई
कुछ अमाउंट ऐसी जनरली डाल देती हूँ और आपको प्रोसीड करके दिखाती हूँ कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। मान के चलते हैं कि हमारा 25,000 आपको जो है टैक्स भरना है, और जो आपका सेस है वो यहाँ पर 1,000 है, और आपको ये 26,000 की पेमेंट करनी है। आप कंटिन्यू करेंगे, आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे कि नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, पे एट बैंक काउंटर आरटीजीएस, या फिर आप यूपीआई से करेंगे। तो इसमें मुझे आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं बता देती हूँ बस, कि अगर आप पे एट बैंक काउंटर से करते हो तो यहाँ पे 10,000 तक की आप कैश पेमेंट कर सकते हो बैंक काउंटर से। बाकी आपको 10,000 से ऊपर की जो पेमेंट होती है वो आपको कैश काउंटर पे या फिर किसी बैंक में आप खुद से जाके नहीं करवा सकते हो, ड्राफ्ट से नहीं करवा सकते हो, उसके लिए आपको ऑनलाइन मोड ही चूज करना पड़ेगा। आप नेट बैंकिंग मान लीजिए एक्सिस बैंक मैंने चूज कर लिया, कंटिन्यू कर दिया, और फिर अब यहाँ पर मैंने पेमेंट करना है, पे नाउ करके मैं पेमेंट कर दूंगी। आपके पास यहाँ पर चालान की कॉपी आ जाएगी, उस चालान को आपको आगे यूज करने के लिए आपके पास काम आएगा। तो मैं अपने पास में, जैसे मान लेते हैं कि मैंने कभी पेमेंट की होती, तो मेरे पास एक चालान जनरेट होके आता, मैं उस चालान, एक अपने पास चालान खोलती हूँ आपके लिए कि वो कैसा होता है और उसमें क्या डिटेल्स मेंशन होती है। ठीक है, देखिए हमने चालान खोल लिया है, आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से चालान नंबर 281 कुछ ऐसा रिलीज होता है आपके लिए। ठीक है, इसमें देखिए आपका जो डिडक्टर है उसका 10 नंबर आ जाएगा। ये हमारे पास डेमो है बस। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिसीट दिखा रहा है कि चालान नंबर 281, मतलब ये आपने टीडीएस डिडक्ट किया है किसी का, किसका किया है भाई, किसने किया है, उसकी डिटेल हमारे पास आ जाती है, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, मेजर हेड, माइनर हेड के साथ में। अब हम एक एग्जांपल से एक अकाउंटिंग एंट्री देखते हैं इसकी, कि हम टीडीएस जब डिडक्ट करते हैं तो क्या अकाउंटिंग एंट्री बात करते हैं, कौन से हेड में वो ट्रांसफर होता है टीडीएस, टीडीएस पेबल, टीडीएस रिसीवेबल। फिर उसके बाद में हमने जो टीडीएस डिडक्ट किया है उसका उसका हमने अकाउंटिंग एंट्री पास करना सीखेंगे। फिर उसके बाद में हम विद रिस्पेक्ट टू कुछ सम सेक्शंस जो हमारे आज का टारगेट है उनको भी कवर करेंगे। टैली में अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। कमीशन ब्रोकरेज के केस में भी बेटा ये 5% ही है, इसलिए मैंने दोनों ऊपर लिख दिए थे। और ये भी रेसिडेंट, ये भी रेसिडेंट, जो रेसिडेंट है उन्हीं के कटते हैं 5% पे। बाकी नॉन रेसिडेंट के केस में बेटा मैंने आपके पास ऑलरेडी बात की है कि हम 20% पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक और मैं लिख देती हूँ जिससे 5% वाले सारे खत्म हो जाएंगे। 194 DA, ये है मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा, जब भी हम रेंट की पेमेंट करते हैं भाई, जब भी हम लोग रेंट की रेंट पेमेंट करते हैं तो ये होती है रेंट पेमेंट, तो टीडीएस टू बी डिडक्टेड only at the time of only at time of credit और एक्चुअल पेमेंट, और एक्चुअल पेमेंट, इन दोनों में से जो भी पहले होगा। सही बात है, हमको भी पता है। रेंट का जो अमाउंट है, मान लेते हैं आपका रेंट है बेटा 50,000, तो आपको क्या होगा कि 50,000 में आप टीडीएस डिडक्ट करोगे। हाँ मैम, 5% आपने डिडक्ट किया, ठीक है। 5% आपका कितना होता है, 50,000 का 5%, 2,500। हमने टीडीएस डिडक्ट किया और इसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया। जब हमने गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया तो हमारे पास जो बैलेंस था, आपका बैलेंस कितना बचा बेटा, 50,000 माइनस 2,500, 47,500। ये आपको क्या करना है, इसकी पेमेंट कर देनी है। तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना था 10% के हिसाब से, आपने डिडक्ट करो आप। ठीक है, तो मैं आपका नाम मान के चलती हूँ, एक्स वाई जेड कंपनी को 45,000 की पेमेंट करनी थी। 45,000 में से उसको 10% टीडीएस डिडक्ट करना था, विच कम्स टू 4,500। रिमेनिंग कितना बचा भाई, 40,500। तो अब जो ये आपने डिडक्ट किया है मिस्टर XYZ कंपनी, तो आपने ये टीडीएस जो डिडक्ट कर लिया है वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, है ना, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। जब आपने डिडक्ट किया है तो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए हो गया बेटा टीडीएस पेबल, ये आपकी क्या हो गई, लायबिलिटी। XYZ कंपनी समझ रहे हैं आप लोग, ये आपकी हो गई लायबिलिटी।
तो भाई टीडीएस पेबल आपका क्या हुआ, करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी में आया आपका करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये आपको विद इन 1 ईयर पेमेंट करनी होती है। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको जो भी लायबिलिटी आपको विद इन 1 ईयर पे ऑफ करनी होती है वो आपकी करंट लायबिलिटी में आती है। तो हमारा यहाँ पे करंट लायबिलिटी में आ गए। और जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया 4500, उसको हम कैसे बुक करेंगे, टीडीएस पेबल के नाम से बुक करेंगे।